ट्रेन के एसी कोच में मैंने मुंह धोकर सिर उठाया। बेसिन पर लगे शीशे में एक चेहरा और नज़र आया जो कभी मेरा बहुत अपना हुआ करता था। बहुत प्यारा था। आज समय की दूरी बीच में बाधक थी। एक पल में मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। ब्रश उठा, टॉवल से मुंह पोंछते हुए अजनबियों की तरह उसके पास से गुजरते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गई। नाश्ता आ चुका था। मैंने ट्रे सामने रखकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। कान उसकी तरफ लगे हुए थे, पर मिलने की या देखने की ख्वाहिश न थी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी सीट के करीब रुकी है, मुझे देख रही है। मैंने उचटती सी नज़र उस पर डाली। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें, एक अजीब सी थकान, सब कुछ हार जाने का दुख साफ नज़र आ रहा था। मैं नाश्ता करती रही। कुछ पल वह खड़ी रही, फिर अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। मैंने चाय पीकर अधूरा नॉवेल निकाला और खिड़की से टेक लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। पर किताब के शब्द गायब हो रहे थे। उनकी जगह यादों की परछाइयाँ हाथ थामे खड़ी थी। मेरा अतीत किसी जिद्दी बच्चे की तरह मेरी उंगली खींच रहा था। चलो एक बार फिर वही हसीन लम्हे जी ले। और ना चाहते हुए भी मेरे कदम जानी पहचानी डगर पर चल पड़े। हम दो ही बहनें थीं, मैं बड़ी और मुझसे 10 साल छोटी पल्लवी। मम्मी पापा ने बड़े प्यार से हमारी परवरिश की थी। बेटा ना होने का उन्हें कोई दुख ना था। मेरी पढ़ाई की हर ज़रूरत पूरी करना उन दोनों की खुशी थी। पढ़ने में मैं काफ़ी अच्छी थी। शहर के फेमस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी। जब मैं 7वीं कक्षा में थी तो पल्लवी का जन्म हुआ था। उसके पैदा होने के बाद से मम्मी की कमर और घुटने में दर्द रहने लगा। धीरे धीरे पल्लवी की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आती गई। समय हंसी खुशी से गुजर रहा था। निशा जो पड़ोस में रहती थी से मेरी खूब बनती थी। वह मेरी दोस्त थी। अभी मैं उसके घर पढ़ने चली जाती, कभी वह मेरे घर आ जाती। हम दोनों साथ पढ़ते और पल्लवी को भी साथ रखते। वह निशा से भी खूब घुली मिली हुई थी। दिन गुजरते रहे। मैंने और निशा ने फर्स्ट क्लास से बीएससी पास कर लिया। मम्मी का इरादा पोस्ट ग्रेजुएशन कराने का नहीं था, क्योंकि उसकी पढ़ाई के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। निशा के कहने पर मैंने उसके साथ बीएड कोर्स ज्वाइन कर लिया। बीएड का रिज़ल्ट अभी आया भी नहीं था कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पापा के दोस्त का लड़का था। घर परिवार अच्छा था, देखे भाले लोग थे। अभिनव ने किसी शादी में मुझे देखकर वहीं पसंद कर लिया था। इकलौता बेटा, पढ़ा लिखा परिवार, इसलिए ज़्यादा पूछ परख की ज़रूरत ना थी। पहला रिश्ता ही अच्छा आ जाए तो इनकार करना अच्छा नहीं माना जाता। सो शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एमएससी करने की इच्छा शादी की चमक दमक में कहीं नीचे दब गई। मेरी विदाई के समय 9 वर्षीय पल्लवी का रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वह मुझसे इतनी घुली मिली थी कि उसकी जुदाई के ख्याल से मैं खुद रो पड़ती थी। निशा ने उसका खूब ख्याल रखने का वादा किया। भीगी आंखों के साथ विदा होकर मैं ससुराल आ गई। मेरी सास थी। ससुर का निधन कुछ महीने पहले ही हुआ था। अभिनव का घर बहुत सुंदर और बड़ा था। सास का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। वे खाने पीने की खूब शौकीन थी। अच्छे खाने का शौक अभिनव को भी था। मम्मी की बीमारी की वजह से काफ़ी छोटी उम्र में ही मैं रसोई के काम करने में लग गई थी, इसलिए खाना बनाने में एक्सपर्ट हो चुकी थी। मेरी शादी के बाद मम्मी ने फुल टाइम काम वाली रख ली थी, जो खाना भी पकाती थी और पल्लवी के काम भी करती थी। शादी के बाद 4 महीने तो जैसे पंख लगाकर उड़ गए। घूमना फिरना, खाना पीना आदि। फिर ज़िंदगी अपनी रूटीन पर आ गई। मेरी सास यूँ तो बहुत अच्छी थी, पर घर के कामों में उनकी कोई रुचि न थी। कभी कभार कुछ मदद कर देती, वरना उनका ज़्यादा समय टीवी देखने और किताबें पढ़ने में गुजरता। मुझे कोई दुख ना था। मुझे काम करने की आदत थी। ऊपर का काम करने के लिए एक काम वाली भी थी। शादी के 2 वर्षों बाद बेटा हो गया। घर में खुशी के संगीत बज उठे। मेरा भी खूब ख्याल किया जाता। बेटे का नाम ईशान रखा गया। ईशान के आने के बाद मेरा मायके जाना काफ़ी कम हो गया।
छोटे बच्चे के साथ साथ घर का काम और व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। वैसे ईशान को तैयार करके मैं सासू माँ को थमा देती और सारे काम संभाल लेती थी। ईशान 3 साल का था तो राशि पैदा हो गई। अब तो जैसे मैं चक्कर घिन्नी बन गई। 2 बच्चे संभालना, घर का काम करना मुश्किल होने लगा। अभिनव ने मेरी परेशानी देखकर एक कुक का इंतज़ाम कर दिया। जैसे तैसे 4 महीने सबने उसके हाथ का खाना बर्दाश्त किया, फिर उसे हटा दिया। सासू माँ ने बच्चों की जिम्मेदारी ले ली और मैंने रसोई संभाल ली। अभिनव मेरा बहुत ख्याल रखते थे। बर्थडे, एनिवर्सरी सब याद रखते, बाकायदा गिफ्ट लाते, बाहर ले जाते, बस घर के काम से बेहद जी चुराते। उनके ऑफिस जाने के बाद कमरे का हाल यूँ होता जैसे वहाँ घमासान हुआ हो। बिखरे कपड़े, जूते, टाइयाँ, जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो अलमारी का सारा सामान बाहर आ जाता और मैं समेटते समेटते परेशान हो जाती। पर धीरे धीरे मैं इसकी आदी हो गई। मगर इन सब के बीच मेरा अस्तित्व, वजूद, मेरे शौक़, मेरी ख्वाहिशें सब पीछे छूट गई। महीनों ब्यूटी पार्लर जाना ना होता, कपड़े जो हाथ लग गए पहन लिए। कुछ भी अपने लिए करने की मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। ज़िंदगी ठीक गुजर रही थी। मैंने खुद को अभिनव के हिसाब से ढाल लिया था। एक दिन सासू माँ को घबराहट होने लगी, बेचैनी भी थी। उन्हें हॉस्पिटल ले गई। दिल का दौरा पड़ा था। 3 दिनों तक ही इलाज चला। चौथे दिन वे दुनिया छोड़कर चली गईं। सासू माँ ने हमेशा मेरा बेटी की तरह ख्याल रखा। मेरे बच्चों को बेहद प्यार करती थी। अभिनव को भी माँ की मौत का बड़ा सदमा लगा। काफ़ी चुप से हो गए। हर दुख समय के साथ भरने लगता है। हम लोग भी धीरे धीरे संभलने लगे। परिस्थितियाँ बेहतर होने लगी कि मेरे मम्मी पापा का अचानक एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। मैं रोती बिलखती घर पहुँची। सारे रिश्तेदार जमा हुए। 13वीं के बाद सब चले गए। अभिनव की भी नौकरी थी, वे भी चले गए। अब घर में मैं, बुआ जी और 16 साल की पल्लवी रह गए। कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूं। रिश्ते के मेरे एक चाचा जी जो पड़ोस में रहते थे ने मुझे समझाया, देखो शालिनी बेटी, तुम जवान बहन को किसी के सहारे नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी बुआ या मामा किसी को भी पल्लवी की जिम्मेदारी लेने की इच्छा नहीं है। उसे अकेले छोड़ा नहीं जा सकता, सो तुम पल्लवी को अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारा घर बेचने की कोशिश करता हूँ। पैसे आधे आधे तुम दोनों के नाम पर जमा करा देंगे। मुझे उनकी बात ठीक लगी। मैंने अभिनव को बताया और पल्लवी को लेकर घर आ गई। बुआ जी को एक अच्छा अमाउंट दिया गया। उन्होंने बहुत साथ दिया था। समय बड़े से बड़े दुख का मरहम है। मैंने पल्लवी का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा दिया। वैसे पढ़ाई में उसका ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था। टीवी, फिल्म और फैशन उसके पास खास शौक़ थे। बचपन में मैंने लाड़ प्यार में बिगाड़ा था। फिर मम्मी भी उसके नखरे व सुंदरता देखकर उससे कुछ काम ना करने देती थी। पल्लवी के मेरे घर आने के बाद उसकी जिम्मेदारी भी मेरे सिर पड़ गई। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि पल्लवी के आने से मेरा काम कुछ हल्का हो जाएगा, यहाँ तो उल्टा हुआ। उसके काम भी मुझे करने पड़ते। ईशान और राशि के साथ साथ पल्लवी की पढ़ाई, उसके स्कूल की तैयारी में बहुत थक जाती। कभी पल्लवी को कुछ काम करने के लिए डांटती तो अभिनव उसका पक्ष लेने लगते। इतनी नाजुक सी गुड़िया है, थक जाएगी, उसके हाथ खराब हो जाएंगे। मैं हमेशा की तरह खामोश हो जाती और अपने काम में लग जाती। समय इसी तरह गुजरता रहा। पल्लवी अब बड़े कॉलेज में आ गई, बेहद खूबसूरत, स्मार्ट और फैशनेबल। एक सुबह मेरे लिए बड़ी ही अच्छी साबित हुई। अचानक मेरी दोस्त निशा आ गई। वह कॉलेज में लेक्चरर थी। एक सेमिनार में भाग लेने यहाँ आई थी। वह पूरा 1 हफ्ता यहाँ रुकने वाली थी। उस दिन रविवार था। निशा ने आते ही ऐलान कर दिया, आज मैं और शालिनी सिर्फ बातें करेंगे, घर का सारा काम पल्लवी, अभिनव और ईशान करेंगे। सबने बातें मान ली। हम दोनों ऊपर के कमरे में आ गए और बातों में मगन हो गए। निशा 1 हफ्ता रही। वह रोज़ सुबह रसोई में मेरी मदद करवाती। जाते समय बड़ी उदास थी। अकेले में मुझे गले लगाकर बोली, शालिनी, तुम बहुत ही भोली और मासूम हो। हर कोई तुम्हारे जैसा फेयर नहीं होता। मैं नासमझी से उसे देखने लगी। उसने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों तुम्हें एहसास नहीं हुआ,
वरना एक औरत की छठी इंद्री इन सब बातों से बड़ी जल्दी ही आगाह हो जाती है। शायद पल्लवी तुम्हारी बहन है इसलिए तुम सोच नहीं सकी। मुझे पल्लवी और अभिनव के बीच कुछ गलत लगता है। घर में शाम से लेकर रात तक का समय दोनों साथ बिताते हैं। वे हंसते हैं, बतियाते हैं, शरारती करते हैं और तुम रसोई में घुसी मसाले और पसीने में गंधाती अच्छा अच्छा खाना पकाकर उनकी खातिरदारी करती रहती हो। वो एक बार भी उठकर रसोई में नहीं झांकती। पूरे समय अभिनव के साथ कभी उसके गले में झूल जाती है तो कभी कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, 19-20 साल की जवान लड़की है। शालिनी, मैंने उन दोनों की आंखों में प्यार के शोले चमकते देखे हैं। अभिनव घर में घुसते ही पल्लवी को आवाज़ देता है। तुम्हें खाना पकाने में व्यस्त करके वे दोनों बच्चों को लेकर कभी गार्डन चल देते हैं तो कभी पिक्चर चले जाते हैं। तुम ज़रा याद करो, तुम कब अभिनव के साथ घूमने गई थी? निशा की बातें सुनकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ऐसा लगा जैसे दिल दुख की गहराइयों में उतर रहा है। मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे निशा की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। अब मुझे याद आ रहा था कि कैसे दोनों मुझे नज़रअंदाज करते थे, खानों की तारीफ करके मुझे रसोई में व्यस्त रखते और पल्लवी और अभिनव खूब मस्ती करते, दिखाने को बच्चों को शामिल कर लेते। बच्चों को भी अपने मज़े व स्वार्थ की खातिर ज़िद्दी और मूडी बना दिया था। जब देखो तब टीवी, घूमना फिरना और नए नए खानों की फरमाइश, और मैं बेवकूफ़ की तरह उनकी फरमाइशें पूरी करती रहती। मेरी आंखों से पल्लवी के लिए अंधी प्यार की पट्टी उतर रही थी। दिल में अजीब सी तकलीफ होने लगी। समझ में नहीं आया कि किससे नफरत करूं और किससे नहीं। निशा ने मुझे रोने दिया। जब जरा संभली तो उसने पीठ सहलाते हुए कहा, शालिनी, इसके लिए तुम भी जिम्मेदार हो। तुम्हें पल्लवी को इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए थी। तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। तुम्हारे खूबसूरत व चमकीले बाल कितने बेरंग और रूखे हो रहे हैं। स्किन देखो कैसी रफ हो रही है। तुमने अपने आप को काम और किचन में झोंक दिया। तुम्हारे पास अपने लिए 1 घंटा भी नहीं है जो कभी ब्यूटी पार्लर जाओ या खुद को संवारो। मुझे अपनी लापरवाही और नादानी पर गुस्सा आ रहा था, पर मैं कैसे अपनी बेटी जैसी बहन पर शक कर सकती थी। पर अब आंखें नहीं बंद की जा सकती थी। निशा ने कहा, शालिनी, तुम पढ़ी लिखी हो, हिम्मत करो, बाहर निकलो और मामले की छानबीन करो। अभी तक तुम भी प्यार व विश्वास के शहर में डूबी हुई थी। उससे बाहर निकलो और देखो दुनिया कितनी बेरहम है। एक छोटी बहन अपनी माँ जैसी बहन का घर उजाड़ सकती है। और रोने की ज़रूरत नहीं है ऐसे घटिया लोगों पर। कीमती आंसू बहाने से कुछ हासिल ना होगा। हकीकत अगर वही है जो मैं कह रही हूँ तो पूरी हिम्मत और मजबूती से फैसला करो। अपनी इज्जत और अहम को प्यार के पैरों तले कुचलने मत देना। निशा चली गई और मुझे जैसे जलते अंगारों पर छोड़ गई। ना मैं रो रही थी, ना बहुत दुख में थी, बस एक गुस्सा था, विश्वास टूटने की तकलीफ थी। 2-3 दिन मैं बड़ी खामोशी व होशियारी से सारा खेल देखती रही। मुझे निशा की बात पर भरोसा होने लगा। चौथे दिन अभिनव ने बताया कि वे 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद पल्लवी खामोश सी थी। वह ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रही। दूसरे दिन पल्लवी कॉलेज, बच्चे स्कूल चले गए। मैंने अभिनव के ऑफिस के सीनियर कलीग सुधीर अंकल जी को फ़ोन किया। वे मेरे ससुर जी के रिश्ते के भाई थे। शादी के बाद 2-3 बार मिलने आए थे। बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैंने कहा, आपसे कुछ काम है, ज़रा घर आ जाइए। 1 घंटे बाद वे मेरे सामने बैठे थे। मैंने सारे लिहाज छोड़कर कहा, चाचा जी, मैं अभिनव को लेकर परेशान हूँ। मुझे लगता है कि अभिनव की कहीं और इन्वॉल्वमेंट है। आप साथ रहते हैं, आपको कुछ पता होगा। सुधीर अंकल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटी, मैं खुद असमंजस में था कि तुम्हें बताऊं या नहीं। अच्छा हुआ तुमने ही पूछ लिया। एक बड़ी खूबसूरत कम उम्र की लड़की अभिनव से अक्सर मिलने ऑफिस आ जाती है, फिर दोनों साथ चले जाते हैं। कई बार उन दोनों को रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल में देखा है। मैंने बहुत सोचा अभिनव को टोक दूं, पर अब वह मुझसे पहले जैसा संबंध नहीं रखता, इसलिए मैं चुप रहा। मैंने सुधीर अंकल से कहा, आप मुझसे मिले हैं, ये बात अभिनव को न बताना। वे लौट गए। अब शक यकीन में बदल गया। अभिनव के लौटने पर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहती थी। एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं। मैंने अपने व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं आने दिया।
बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छे खाने बनाकर खिलाती, खूब ख्याल रखती। उस दिन छुट्टी थी, सभी घर पर थे। शाम को मैं अपनी दोस्त की शादी की एनिवर्सरी का कहकर घर से निकल गई और कह दिया खाना खाकर लेट आऊँगी। वो मुझे छुड़वा देगी। वो हमारी कॉलोनी में ही रहती है। मैं कुछ देर अपनी सहेली के पास बैठकर वापसी के लिए निकल गई। अंधेरा फैल रहा था। निकलने से पहले मैं ड्राइंग रूम व बेडरूम की खिड़कियां थोड़ी खुली छोड़ आई थी। दबे पाँव में गार्डन में दाखिल हुई। धीमे धीमे चलकर ड्राइंग रूम की खिड़की के पास गई। दोनों बच्चे जोर शोर से गेम खेल रहे थे। बेडरूम की तरफ गई, अंदर झाँका। पल्लवी बेड से टेक लगाए बैठी थी और अभिनव उसकी गोद में सिर रखे लेटे थे। वह उनके बालों से खेल रही थी और मीठी आवाज़ में कह रही थी, अभिनव, अब इस तरह रहना मुश्किल है। हम कब तक छिप छिप कर मिलते रहेंगे? अब तुम्हें कोई फाइनल डिसीजन लेना होगा। अभिनव ने उसे दिलासा दिया, मैं खुद यही सोच रहा हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। एक एक पल भारी है। मैं जल्दी कुछ करता हूँ। मुझे लगा जैसे पिघला हुआ शीशा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया है। इतने सालों का प्यार, विश्वास, वफादारी सब बेकार गई। मैं अभिनव के 2 बच्चों की माँ थी। पल्लवी मेरी जान से प्यारी बहन थी। रिश्तों ने एक ऐसा धोखा किया था। सब पर हवस ने कालिख मल दी थी। कुछ देर मैं बाहर ही टहलती रही, खुद को समझाती रही। सब कुछ खो देने का एहसास जानलेवा था। मैंने घंटी बजाई। अभिनव ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर हड़बड़ा गए। अरे तुम तो देर से आने वाली थी ना? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। सिर में तेज दर्द हो रहा था, इसलिए जल्दी आ गई। पल्लवी भी परेशान हो गई। मैंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। एक कप दूध पीकर लेट गई। दिन गुजर रहे थे। मैंने खामोशी ओढ़ ली। फिर एक दिन रात के खाने के बाद जब सब टीवी देख रहे थे तो मैंने टीवी बंद कर दिया और अभिनव से कहा, अभिनव, तुमने रिश्तों को शर्मसार किया है। मैंने कभी सोचा भी ना था कि आप मेरी बेटी जैसी बहन के प्यार में पागल हो जाएंगी। एक पल को आपको अपने बच्चे और अपने परिवार का ख्याल नहीं आया। आपको यह तो पता होगा कि पत्नी के जिंदा रहते हुए उसकी बहन से शादी करना कितनी शर्मिंदगी है। आप पल्लवी से शादी कैसे कर सकते हैं? दोनों बदहवास से मुंह खोले हुए मुझे देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह एकदम सीधा वार करूंगी। बोलिए, आपकी शादी पल्लवी से कैसे मुमकिन होगी? पल्लवी ने जवाब दिया, जब अभिनव आपको तलाक दे देंगे तो शादी मुमकिन होगी। मेरी माँ के पेट से जन्मी मेरी सगी बहन कितने आराम से मुझे मेरी बर्बादी की खबर दे रही थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अभिनव से मैंने कहा, आप मुझे तलाक नहीं देंगे? अभिनव परेशान से लहजे में बोले, शालिनी, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, पर तलाक के बिना शादी हो ही नहीं सकती। मैं मजबूर हूँ। तलाक के बाद भी मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। तुम अलग ऊपर गेस्ट रूम में रहना। खर्चा पूरा मिलेगा, तुम फिक्र ना करो। मैंने तीखे लहजे में कहा, अभिनव, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। तुमको तलाक देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कोर्ट में तलाक की अर्जी दे चुकी हूँ। आपके ऑफिस लेटर आ चुका होगा। 2 दिनों बाद पहली पेशी है। आपको कोर्ट चलना होगा। पल्लवी और अभिनव के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतना बड़ा कदम इतनी जल्दी उठा लूँगी। मैंने बच्चों की तरफ देखा। दोनों कुछ परेशान से थे। मैं वहाँ से उठकर ऊपर आ गई। घर में सन्नाटा पसर गया था। 2 दिनों बाद मैं समय पर तैयार होकर बाहर निकली। अभिनव को लेटर मिल चुका था। उन्होंने कार का दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, अभिनव, जब रास्ते अलग हो रहे हैं तो फिर साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। आप जाइए, मेरी टैक्सी आ रही है, मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगी। कोर्ट में जज ने हम दोनों की बात ध्यान से सुनी। तलाक की वजह मेरे मुंह से जानकर जज ने नफ़रत भरी नज़र अभिनव पर डाली और कहा, अभिनव जी, जो कुछ आप कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। इतने सालों की शादीशुदा खुशनुमा ज़िंदगी को एक गलत इच्छा के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप दोनों को सोचने के लिए 1 हफ्ते का समय देता हूँ। दूसरी पेशी पर फैसला हो जाएगा। अभिनव ने सिर झुका लिया। कोर्ट से आकर मैंने टेबल पर बहुत ही अच्छा खाना लगाया जो मैं पका कर गई थी। मैं बच्चों से बातें करती रही, फिर गेस्ट रूम में आई। पूरे समय हमारे बीच खामोशी रही। पल्लवी कुछ कहना चाहती तो मैं वहाँ से हट जाती। हफ्ता भर मैं एक से बढ़कर एक मज़ेदार व्यंजन बनाकर खिलाती रही। अभिनव के चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो रही थी।
आखिरी दिन मुझे रोककर बोले, शालिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभिनव ठहरे हुए गंभीर लहजे में आगे बोले, देखो शालू, हमारा इतने दिनों का साथ है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तुम गेस्ट रूम में रहो या मैं अलग घर का इंतज़ाम करवा दूंगा। बच्चों पर मेरा अधिकार है, पर तुम चाहो तो अपने साथ रखना, पर हम लोगों से दूर मत जाओ, पास रहो। मैंने दिल में सोचा, बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर तुम दोनों ऐश करो। मैंने गंभीर लहजे में कहा, अभिनव, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे आपके किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है और मैं आपका अधिकार भी नहीं छीनना चाहती। आपके बच्चे आपके पास रहेंगे, क्योंकि मैं उन्हें वह ऐशो आराम नहीं दे सकती जो आपके पास मिलेगा। मैं सिर्फ आपके घर, आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी। मैं क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, इसकी आपकी फ़िक्र ना करे तो अच्छा होगा। ये मेरा सिर दर्द है। बेइंतहा ताजुब से सब मेरा चेहरा देख रहे थे, जिस पर कोई जज्बात न थे, एकदम सपाट व बेजान। बेटा ईशान बोल उठा, मम्मी, आपके जाने के बाद अच्छा अच्छा खाना कौन बनाएगा? ईशान भी अपने बाप जैसा मतलबी था। उसे खाने की पड़ी थी, माँ की परवाह न थी। मैंने कहा, आपकी नई माँ बनाएगी और खिलाएगी। राशि फौरन बोल उठी, पर मम्मी, उन्हें तो कुछ पकाना नहीं आता है। मैंने कहा, तुम्हारे पापा के प्यार में सब सीख जाएगी। ईशान को फिर परेशानी हुई। वह भी बाप की तरह लापरवाह और कामचोर था। आज तक अपने कपड़े उठाकर न रखे थे, न प्रेस किए थे, न अलमारी जमाई थी, न कमरा साफ किया था। सारे काम मैं ही करती थी। वह कह उठा, मम्मी, हमारे सब काम कौन करेगा? तुम्हारी नई माँ करेगी, वह सब संभाल लेगी। वह संभालने में एक्सपर्ट है, जैसे आपके पापा को संभाल लिया। आज मुझे कोई लिहाज नहीं रहा था। दोनों के चेहरे शर्म से झुके हुए थे। फिर मैंने बच्चों से कहा, आप दोनों जैसी ज़िंदगी जीने के आदी हो वह आपके पापा ही बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं। पर आप दोनों जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। दूसरे दिन सुबह ही निशा कार लेकर आ गई। उसे देखकर मुझे एक हिम्मत मिल गई। फ़ोन पर रोज़ बात होती थी, हम दोनों साथ ही कोर्ट गए। आधा घंटे सलाह मशवरे के बाद तलाक मंजूर हो गया। ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगा क्योंकि दोनों पक्ष पूरी तरह सहमत थे और सुधीर अंकल भी कोशिश में साथ थे। मैंने घर पहुंचकर अभिनव को बधाइयाँ दी। मैंने अपना सामान पहले ही तैयार कर लिया था। सामान लेकर नीचे उतरी। गहने के 2 डिब्बे अभिनव को देते हुए कहा, ये दोनों सेट आपकी तरफ से मिले थे, आपकी नई पत्नी को देने काम आएंगे, आप रखिए। आपका दिया सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। माँ की तरफ से जो चीज़ें मिली हैं बस वही ले जा रही हूँ। आपसे एक गुजारिश है, अगर किसी मोड़ पर हम मिल जाए तो मुझे आवाज़ मत देना। मैंने बच्चों को प्यार किया, गले लगाया। दिल अंदर से बिलक बिलक रो रहा था, पर मैं पत्थर बनी रही। पल्लवी आगे बढ़ी। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और निशा के साथ बाहर आ गई। उन लोगों के सामने एक आंसू आंख से गिरने न दिया। यह मेरी आन और मेरी खुददारी की हार होती। मैं निशा के कंधे पर सिर रखकर बिलख पड़ी। निशा ने कहा, शालू, आज जी भर कर रो ले। इसके बाद उस बेवफा आदमी के लिए मैं तुम्हें एक आंसू नहीं बहाने दूंगी। निशा के पति अमर बेहद नेक इंसान थे। उनकी माँ ने मुझे सगी माँ की तरह अपनी बाहों में समेट लिया। उन्हीं के कमरे में मुझे सुकून मिला। निशा व उसका बेटा भी खूब ख्याल रखते। प्यार और अपनेपन के साए में 4 महीने गुजर गए। अमर मेरी नौकरी और घर की तलाश में लगे रहे। पैसे तो मेरे पास काफ़ी थे। चाचा जी ने भी माँ का घर बेचकर आधी रकम मेरे खाते में डाल दी थी। निशा की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मुझे 2nd फ्लोर पर एक अच्छा फ्लैट मिल गया। मैं उसमें शिफ्ट हो गई। मेरी कॉन्वेंट की पढ़ाई काम आई। मुझे एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नौकरी मिल गई। ज़िंदगी आराम से गुजरने लगी। धीरे धीरे जख्म भरने लगे। निशा की फैमिली का बड़ा साथ था। माँ काफ़ी वक्त मेरे पास बिताती। मुझे एक अच्छी काम वाली काम के लिए मिल गई। मैंने उसे घर में रख लिया। उस दिन छुट्टी थी। मैं बुआ जी के साथ काम में लगी थी कि डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला। अमर के साथ अभिनव खड़े थे। मैं हैरान रह गई। अंदर आने को कहा। अमर अभिनव को छोड़कर लौट गए। मैंने अभिनव को देखा।
2 साल में काफ़ी फ़र्क आ गया था। चेहरे पर थकान, उम्र और बेचारगी साफ झलक रही थी। कुछ बाल उड़ गए थे। बुआ जी पानी ले आई। अभिनव टूटे स्वर में बोले, शालू, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने गलत काम की खूब सज़ा मिल रही है। बस अब मुझे माफ़ कर दो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आपने बड़े शौक से, बड़े अरमान से पल्लवी से शादी की थी। हाँ की थी, भूल भी थी मेरी, अब पछता रहा हूँ। पल्लवी बेहद फूहड़, कामचोर और निकम्मी है। काम से तो उसकी जान जाती है। कुछ कहो तो कहती है, मैं तो पहले से ही ऐसी हूँ, तभी तो आपने मुझसे प्यार किया। सुघड़, सलीकेमंद और घर संभालने वाली तो शालिनी दीदी थी। आपने उन्हें छोड़कर मुझे क्यों अपनाया? आप तो मेरी आदतें जानते थे। शालिनी दीदी के सामने आप ही मुझे काम करने से रोकते थे। आप ही मेरे नखरों और अदाओं पर फिदा थे। शालिनी, जब तुम अच्छे खाने खिलाती थी, घर संभालती थी, सबकी तीमारदारी करती थी, प्यार एक शगल की तरह लगता। सारी ज़रूरतें पूरी होते हुए एक नखरीली प्रेमिका किसे बुरी लगती है? आज ये कड़वी सच्चाई खुली कि तुम्हारे बिना घर नरक है। सारे काम नौकरों के भरोसे हैं, ज़्यादातर होटल से खाना आता है। हमने अपने अय्याशी की खातिर बच्चों को भी खूब सिर चढ़ाया। अब बहुत बदतमीज़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुँहफट। पूरे समय पल्लवी से झगड़ते रहते हैं। मुझे भी काम करने की आदत ना थी। जब चीज़ें तैयार नहीं मिलती तो गुस्सा आता है, फिर पल्लवी से लड़ाई हो जाती है। वह भी बराबरी से जबान लड़ाती है, चीखती चिल्लाती है। शालिनी, ज़िंदगी नरक बन गई है। तुम मुझ पर दया करो। मैं पल्लवी को तलाक दे दूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे ये एहसास था कि ऐसा होगा। पल्लवी मेरी बहन जरूर थी, पर मैं उसकी सारी कमियों से भली भांति परिचित थी। मैंने सोचा था कॉलेज करने के बाद उसे घर के काम की अच्छी ट्रेनिंग दूंगी। उसके पहले ही उसने सब तहस नहस कर दिया। मैंने अभिनव की तरफ देखा। वो बेहद थका टूटा हुआ इंसान लग रहा था। मैंने कहा, अभिनव, अब ये मुमकिन नहीं। आपसे तलाक लेने के बाद, आपका धोखेबाज का रूप देखने के बाद मेरे दिल में आपके लिए जरा सी भी प्यार नहीं है, ना ही कोई इज्जत है। मैं किसी कीमत पर आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। बच्चे एक बार सुधीर अंकल के साथ मिलने आए थे। उन्हें मिलने भेज देना, मेहरबानी होगी। आपको अब आने की ज़रूरत नहीं है। नम आंखें, झुके कंधे और लड़खड़ाते कदमों से अभिनव लौट गए। अपने किए गए गुनाह की सज़ा अब उन्हें भोगनी ही थी। उनकी बर्बाद ज़िंदगी की खबरें मिलती रहती थी। बच्चे आकर मुझसे मिल जाते थे। अभिनय को वापस गए भी 6-7 साल हो गए। मैं 3 दिन पहले निशा के भाई की बेटी की शादी में उसके साथ गई थी। वह वहीं रुक गई। मैं वहाँ से लौट रही थी कि आज बरसों बाद पल्लवी को देखा। उसी ट्रेन के उसी कोच में वह भी सफ़र कर रही थी। उसे देखकर दुख हुआ, पर मेरी उससे मिलने या बात करने की ज़रा भी इच्छा ना थी। जब मैं अपने स्टेशन पर उतरी, वह दूसरे गेट पर खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इन आंसुओं को पोंछने का अधिकार वो मुझसे छीन चुकी थी। अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।